Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 20 of formal methods in the software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने अपना एब्स्ट्रैक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन को इन डिटेल डिस्कस किया था। कुछ जी लैंग्वेज का पोर्शन था उसको डिस्कस किया था, उसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था, उसके रूल्स को डिस्कस किया था, उस मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो देखी थी कि उसके 4 स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को डिस्कस किया था, केमिकल मॉडल को डिस्कस किया था। ये डिफरेंट मॉडल्स से जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फॉर्मल मेथड्स में इन डिटेल डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह ताला ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने जी लैंग्वेज का कुछ पोर्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखा है, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे और टाइम अगर हमें टाइम हुआ तो हम अपना एक और टॉपिक है वीडीएम का, हम वीडीएम को भी डिस्कस करेंगे कि वीडीएम क्या होता है, फॉर्मल मेथड में किस तरह यूज़ होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, इसको हम इंशाल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपका Z स्पेसिफिकेशन, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर नंबर 19 और 18 में हमने Z लैंग्वेज को डिस्कस किया था। तो हम आज के लेक्चर में Z की जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के जो डिफरेंट रिलेशंस हैं डिफरेंट मॉडल्स के साथ, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के साथ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ और फॉर्मल मेथड के साथ, जो उनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं और जो उनकी डिफरेंट नोटेशंस हैं वो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा मेजर एजेंडा है वो Z स्पेसिफिकेशन की रिलेशन का है कि Z स्पेसिफिकेशन की जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से की जाती हैं, किस बेसिस के ऊपर होती हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनके रेगुलेशंस क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो वो आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट इज डोमेन एंड रेंज रिस्ट्रिक्शंस। डोमेन एंड रेंज रिस्ट्रिक्शंस क्या चीज़ है, ठीक है। डोमेन होती है सर्टेन, देखें हम ये भी कहते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, पैरामीटर्स ए बी सी, तो उसकी एक सर्टेन डोमेन होती है जिसको हम सेट्स कहते हैं, सब सेट्स कहते हैं। एरिया होता है, नॉलेज एरिया होता है। तो डोमेन आपकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, हम कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, किस रेंज के अंदर क्या वो चीज़ लाइक करती है कि नहीं करती। तो जो आपका एरिया होता है, जो आपकी लिमिटेशंस होती हैं, हम उसकी बेसिस के ऊपर अपनी डोमेन को बेस करते हैं और डोमेन को डिज़ाइन करते हैं और डोमेन के रूल्स और रेगुलेशन को देखते हैं। तो जो हमारा है कि डोमेन एंड रेंज रिस्ट्रिक्शन, कि डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्शंस क्या है। ए न्यू रिलेशन मे बी क्रिएटेड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन टू अ सेट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये बड़ी प्री डिफाइन सी डेफिनेशन है कि ए न्यू रिलेशन मे बी क्रिएटेड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन टू अ सेट, कि जो सेट या रिलेशन के साथ जो आपकी डोमेन है, जो उसके साथ लिंक है, जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और आप किन पैरामीटर्स को उनके साथ जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं। The resulting relation only has pairs where the first domain restriction or second range restriction element is a member of the restricting set, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो कंसेप्ट आप इसको क्लियर करें कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि द रिजल्टिंग रिलेशन, जो हमारा रिजल्टिंग जो फाइनल रिलेशन है, हम अगर कोई फंक्शन ऑप्ट करते हैं या हम कोई कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्टिंग रिलेशन है, जो हमारा फाइनल रिलेशन है, only has pairs
वेयर द फर्स्ट डोमेन रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पे फर्स्ट डोमेन की रेस्ट्रिक्शन है, आर सेकंड रेंज रेस्ट्रिक्शन, या तो फर्स्ट डोमेन की रेस्ट्रिक्शन है या सेकंड रेंज की रेस्ट्रिक्शन है, एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ द रिस्ट्रिक्टिंग सेट। वो जो एलिमेंट है, वो जो मेंबर है, वो इस रिस्ट्रिक्टिंग सेट का मेंबर है। आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास डोमेन रिस्ट्रिक्शंस है, एक हमारे पास रेंज रिस्ट्रिक्शंस है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ये तो हमारे पास हो गई थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब तो फॉर्मल मेथड्स में हमने कहा है कि मोस्टली हम अपनी एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, हम अपनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं। तो इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनती है या जो मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि डोमेन, जो डेफिनेशन है 4.5 जो है, जिसको हम डोमेन रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, ए आर इज इक्वल टू ब्रेसेस एक्स कॉलन कैपिटल एक्स कॉलन वाई कॉलन वाई, ठीक, आर एक्स विच इम्प्लाइज वाई, ठीक है, ऑल इज ऑल आर एंड एक्स ऑल इज आर, ई डॉट एक्स विच इम्प्लाइज वाई। ये हमारे पास डोमेन की, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब हम जो रेंज रिस्ट्रिक्शन देखते हैं, तो आप देखें कि आर बी एक्स कॉलन वाई x goes to y, all r and y, all b x goes to y। तो ये हमारे पास रेंज रिस्ट्रिक्शंस है। हम अभी इसको डिफरेंट मैथमेटिकल एग्जांपल्स के साथ और आपको मैं आगे फर्दर क्लियर करता हूँ कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। डोमेन रिस्ट्रिक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है और रेंज रिस्ट्रिक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, इन दोनों की इंटीग्रेशन क्या है, वो हम आगे फर्दर देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन है और जो रेंज रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम यहाँ पे हेलेन, एंड्रा, ड्राइव्स, हेलेन, ठीक है, बेटल, एंड्रा, अल्फा, व्हाट आर ड्राइव्स जो है, यहाँ पे हम जो ड्राइव्स की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास बेटल है, और जो दूसरे ड्राइव्स वो क्या है, हमारे पास डिलोरन है। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज की रिस्ट्रिक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। अब हम आप ये देखें कि यहाँ पे हम जो अपनी एब्स्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स मे बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डोमेन और रेंज टू यील्ड अ न्यू रिलेशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो सब्ट्रैक्टेड एलिमेंट्स हैं, जो डोमेन के हैं और जो रेंज के हैं, वो माइट भी जो उसकी जो एक यील्डिंग बन रही है, जो एक न्यू रिलेशन बन रहा है, वो किस तरीके से बन रहा है, वो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे डोमेन सब्सट्रैक्शन है वो क्या है, ए आर, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रेसेस, ठीक है, एक्स कॉलन कैपिटल एक्स कॉलन वाई आर एक्स विच इम्प्लाइज वाई आर एक्स ए एक्स वाई। ये हमारे पास अगर आप देखें तो अगर हम एक स्लाइड बैक जाएं तो ये अभी हमने यहीं से यही डेफिनेशन पिक की है, इसको अगेन यहाँ से पिक करके हमने यहाँ प्लेस किया है, और ये जो बैक वाली थी आपकी रेंज सब्ट्रैक्शन, ये हमने वो यूज़ की है। और अब हमने यहाँ पे अपनी एग्जांपल के साथ इसको इंटीग्रेट किस तरह किया है, इसकी लिंकेज किस तरीके से की है। हमने हेलेन, इंड्रा, ड्राइव, जिम, बैटल, ठीक है। अब हमने अभी देखेंगे यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमारे पास जो है, अब हमें इसको फाइंड करना है कि इसको हम किस तरीके से मैथमेटिकल या फॉर्मूलेशन के तहत किस तरह इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसका फाइंडिंग क्राइटेरिया क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो ये भी डिस्कस करते हैं हम। हमारे पास जो रिलेशन है इनवर्स और जो रिलेशन है इमेज की, ठीक है, जो नेक्स्ट है एक, अब यहाँ पे जो एक तो होगी डोमेन रेंज हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो एक तो रिलेशन है इनवर्स का और एक आपका रिलेशन है इमेज का। तो यहाँ पे जो न्यू डेफिनेशन है, ए न्यू रिलेशन may also be construction by inverting a relation x colon x capital semicolon y capital x y, ठीक है, r y goes x r। ये हमारे पास एक न्यू रिलेशन है, और अगर हम इसी रिलेशनल इमेज, ये हमारे पास
एक रिलेशनल इन्वर्स है और ये हमारे पास एक इमेज रिलेशनल इमेज है। तो द रिलेशनल इमेज ऑपरेटर रिटर्न्स द सेट ऑफ एलिमेंट्स related to the members of the set given as its parameter RA is equal to ran A R। ये हमारे पास एक जो है ये आपका एक रिलेशन इनवर्स है और इसका जो इंटीग्रेशन है वो एक रिलेशन इमेज के साथ है। इनकी इंटीग्रेशन और जो इमेज है वो दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास प्योरली मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं, हम जो कंप्यूट करते हैं या जो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि सारी की सारी हमने जहाँ पे हमने जी लैंग्वेज को एंड किया था, ये वही जी लैंग्वेज की कंटिन्यूशन है। कंटिन्यूशन मतलब इस तरीके से है कि इसका रिलेशनल इन्वर्स क्या होगा और इसका रिलेशन इमेज क्या होगा और ये दोनों आपस में इंटीग्रेट के साथ हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। द रिलेशनल इमेज ऑपरेटर रिटर्न द सेट ऑफ एलिमेंट्स related to the members of the set given as its parameter। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है कि हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास रेशनल इमेज ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न कर रहे हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमें सर्टेन सेट ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर रहे हैं जो रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द सेट गिवन, उसके जो पैरामीटर्स गिवन है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर इज रैशनल ए सिंबल आर, ये हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशन है। हम इसको मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे डोनेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको अपना मैथमेटिकल नोटेशन में भी डोनेट कर सकते हैं। अभी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अभी देखें कि ये ड्राइवर्स हैं, ये कार्स हैं, ठीक है। ये जो आपकी हेलन है, ये हेलन ड्राइवर है, ये बेटल कार को चला रहा है, ये एंड्रा है, ये ड्राइवर है, ये अल्फा कार को चला रहा है, जिम भी बेटल का ड्राइवर है और कैटल जो है ये कोट्रीना का है। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम से हम कहते हैं कि ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइव जो है एंड्रा कॉलन जिम, इंड्रा कॉलन जो है जिम इज इक्वल टू अल्फा कॉलन बैटल। तो अब देखें हमने यहाँ से किस तरीके से इसको कंक्लूड कर लिया और इसका टास्क क्या है कि व्हाट इज ड्राइव्स बैटल का अल्फा, व्हाट इज द नेचुरल लैंग्वेज इक्विवेलेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब अभी हमने इसकी लास्ट में हमने अपनी नेचुरल लैंग्वेज देखी थी, उसके रूल्स देखे थे, उसके रेगुलेशन देखे थे। तो नेचुरल लैंग्वेज की जो एक्सप्रेशन है, जो उसकी लिंकेज है, जो उसकी इंटीग्रेशन है, वो किस तरीके से है, वो कैसे करनी है, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकल किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, वो भी हम साथ साथ देखते हैं कि इसके मैथमेटिकल रूल्स क्या हैं। हम इसको मैथमेटिकली मॉडलिंग में किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन आपके पास जो रिलेशन कंपोजिशन है, इफ द टारगेट ऑफ वन रिलेशन मैचेस द सोर्स ऑफ अनदर इट मे बी यूजफुल टू कंसिडर देयर रिलेशनल कंपोजिशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और कंसेप्ट आ रहा है कि इफ द टारगेट ऑफ वन रिलेशन, अगर एक रिलेशन का एक टारगेट है जो मैचेस द सोर्स ऑफ अनदर, जो मैच करता है सोर्स ऑफ अनदर, it may be useful to consider their relation composition, यानी वो may be आपका यूजफुल हो सकता है कंसिडर करने के लिए, जो आपका रिलेशनल कंपोजिशन है उसको यूज़ करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट कंपोजिशन के लिए। द कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन टू, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ two relation relates objects in the source of the first to objects in the target of the second provided that some intermediate point exists। अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, यानी ये जो इसकी टू जो इनकी जो कंपोजिशन है टू रिलेशन की, ये ठीक है, ये रिलेट्स ऑब्जेक्ट्स इन द सोर्स of the first two objects in the target of the second provided that some intermediate point exist। यहाँ पे कुछ intermediate point जो है वो exist करते हैं, वो क्या है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपके relational composition के पैरामीटर्स हैं कि let r colon x goes to y, s
colon y comma z and x colon dot z, then x dot z colon r colon s colon y, और y dot x dot y, ठीक है, goes r and y which implies z और epsilon s। ये हमारे पास इसकी जो इसकी रिलेशनल कंपोजिशन बनती है, जो इसकी मैथमेटिकल कंपोजिशन बनती है, वो इसकी मैथमेटिकल कंपोजिशन बनती है कि हम इसको मैथमेटिकल कंपोजिशन के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें उसी को, अब हम इसको यहाँ पे पैरामीटर, अब हम यहाँ पे डिफरेंट देखें, हम बेसिकली डिफरेंट रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं और हर एक सेट दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हम इसको इसके साथ लिंक कर रहे हैं, उसको उसके साथ लिंक कर रहे हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशंस बनेगी, उन इंटीग्रेशन की बेसिस के ऊपर ही हम अपने फाइंड करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो ड्राइवर्स थे, ये आपके पास कार्स हैं और ये फ्यूल्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हेलन है, ठीक है, ये आपका जो है ये बैटल में है और बैटल से ये अनलीडेड है, अनलीडेड, ठीक है। एंड्रा है, अल्फा भी अनलीडेड भी है और अल्फा लीडेड भी है। फिर आपके पास ये हम देखते हैं, एंड्रा देखते हैं, एंड्रा आपका अल्फा है और अल्फा जो है वो आपके पास जो है अनलीडेड भी है और लीडेड भी है। जिम है, ये बैटल है, बैटल आपका अनलीडेड है, ठीक है। और देन आपका कैट है, ये कॉटरीना है, ये लीडेड है, और आपका डिलोरियन है और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप ये देखेंगे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो रिलेशंस हैं वो गिवन है, ठीक है। और इन रिलेशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल शुड एंड्रा बाय, एंड्रा को, अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, आपके मिड टर्म में या फाइनल के अंदर, तो आप इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जितनी भी आपकी रिलेशंस हैं वो सारी की सारी आपको डिफाइन होगी। हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल शुड एंड्रा बाय, एंड्रा को किस टाइप का फ्यूल बाय करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं ड्राइव्स कॉलन यूजेज, ठीक है। एंड्रा हेलन unreaded, Indra goes unreaded, Indra leaded, Jim unreaded, Cat leaded, Indra unreaded, who should buy unleaded fuel। अब क्वेश्चन क्या है कि इस यानी यहाँ पे अब हमारे पास दो क्यूरीज हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्यूरी है इसमें हमने क्या कहा है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने क्या बात पूछी है कि हमने यहाँ पे ये चीज़ चेक की है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल शुड इंड्रा बाय, ठीक है, इंड्रा को किस टाइप का फ्यूल बाय करना चाहिए। और दूसरा हम क्या पूछ रहे हैं कि हु शुड बाय अनलीडेड फ्यूल। ये टू क्यूरीज है, इनके आंसर हमें फाइंड करने हैं। नेक्स्ट अब हम इसको एक टेक्निकल एग्जाम्पल के साथ लिंक करते हैं कि रिलेशन एग्जाम्पल के। अब हम एक इंडस्ट्रियल छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। ए प्रोजेक्ट मस्ट बी लोकेटेड इन अ सिटी, एक आपका प्रोजेक्ट है जो सिटी के अंदर मस्ट लोकेट होना चाहिए। बट एनी सिटी मे हैव मैनी प्रोजेक्ट लोकेटेड, बट लेकिन कोई भी शहर मे हैव बहुत से, ठीक है, बहुत से मल्टीपल प्रोजेक्ट लोकेट कर सकता है उसके साथ। मैनी वर्कर कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, बहुत से एम्प्लॉयज, बहुत से वर्कर एक प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। एंड अ वर्कर कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट, और एक वर्कर बहुत से प्रोजेक्ट में भी काम कर सकता है। ए वर्कर कैन हैव मैनी स्किल, एक वर्कर के पास बहुत सी स्किल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग मटेरियल, रिक्विजिशन, चेकिंग ड्राइंग एटसेट्रा। बट ही और शी में ओनली use a given skill on a particular project if that skill is required। अब साथ हमने एक कंडीशन भी दे दी है कि but he or she may only use a given skill
on a particular project if that skill is required। अब देखें ये हमारे पास एक रिलेशन एग्जांपल है, लिंक से लिंक, मतलब आप इसको अगर फिर एक दफा देखेंगे, ए प्रोजेक्ट मस्ट बी लोकेटेड इन अ सिटी बट एनी सिटी मे हैव मैनी प्रोजेक्ट्स लोकेटेड विद इन इट, मैनी वर्कर्स कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एंड अ वर्कर कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स, ए वर्कर कैन हैव मैनी स्किल्स, एग्जाम्पल preparing material, requisition, checking drawing, etc. But he or she may only use a given skill on a particular project if that skill is required। अब देखिए हमने यहाँ पे मल्टीपल यानी इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस हैं, हर रिलेशन को हमने डिफरेंट लिंक के साथ लिंक किया हुआ है, और ये जितने भी रिलेशंस हैं इनकी जो आपस में इंटीग्रेटेड है, इनकी जो लिंकेज है, ठीक है, इसको जो आपस में हमने लिंक किया है वो सर्टेन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, और वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट किस तरीके से हैं, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को हमने किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को, ठीक है, ये एक रियल मैंने इसलिए ली है ताकि अगर आप जब आप यहाँ देख रहे थे तो माइट भी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो इस पर, क्योंकि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। मैथमेटिकल लैंग्वेज हम थोड़ा सा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें वीक होते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं सही तरह पढ़ते हैं तो उसको समझते नहीं है, रैशनल अलजेब्रा नहीं करते, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग नहीं सही देखते। दैट्स वाई मैंने इसको ज़रा सिंपल रियल इंडस्ट्री के साथ लिंक करने की ट्राई की है, ताकि हम इस एग्जांपल को रियल इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट कर सकें, ताकि आपको पता चले कि ये हम जो जी लैंग्वेज के डिफरेंट रिलेशंस हैं वो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस तरह यूज़ हो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह यूज़ हो रहे हैं, उसकी मेथडोलॉजीज़ किस तरह बन रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किस बन रहे हैं, उनके रिलेशंस किस तरह हो रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे डेवलप हो रही है। दैट्स व्हाई आई चूज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, इन विच, ठीक है, आपको डिटेल आइडिया होगा कि इंडस्ट्रियल के साथ जो इसका लिंकेज है वो क्या है और हम किस तरीके से लिंकेज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अब हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारी रिलेशन एग्जांपल थी इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड था कि प्रोजेक्ट आ सेट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब एक जो प्रोजेक्ट है वो सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है, सिटी ए सेट ऑफ सिटी। ये देखिए अब आपके पास जो एक प्रोजेक्ट है वो सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। ये अब हमने कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये इनिशियल ये आपकी इनिशियल नीड्स हैं, ये आपकी इनिशियल जो आपकी बनती है रिक्वायरमेंट वो है कि प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स, सिटी अ सेट ऑफ सिटीज, जो सिटी है वो सेट ऑफ सिटीज है, वर्कर अ सेट ऑफ वर्कर्स है, एंड स्किल अ सेट ऑफ स्किल्स है। ये चीज़ें हमें जो है सेट से हमें सारी की सारी जो है प्रॉपरली रिक्वायर्ड है। बिल्डिंग रिलेशन, अब हमने पहला स्टेप्स क्या है, हमने सेट्स रिक्वायर्ड, हमें विच सेट्स वी नीड or which is our basic requirement that we will use in the set required, ठीक है। तो बिल्डिंग रिलेशन के अंदर सेकंड आ गया, ए प्रोजेक्ट मस्ट बी लोकेटेड इन अ सिटी, जो आपका प्रोजेक्ट है वो एक सिटी में ही लोकेट करना चाहिए। बट एनी सिटी मे हैव मैनी प्रोजेक्ट लोकेटेड विद इन इट, लेकिन किसी भी सिटी में बहुत से प्रोजेक्ट लोकेट हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं। अब आप देखें कि लोकेशन कॉलन प्रोजेक्ट, ठीक है, विच एम्प्लाइज सिटी, मैनी वर्कर कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एंड अ वर्कर कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स। यानी अब यहाँ पे जो अब हमने उन स्टेटमेंट्स को हम सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, और हम उनको सिंप्लिसिटी की तरफ किस तरीके से लेके जा रहे हैं वो आप ये देखें कि हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास मैनी वर्कर्स कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, यानी अब ठीक है, एंड वर्कर कैन वर्क इन मैनी प्रोजेक्ट। अब इसको किसका नोट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कॉलन प्रोजेक्ट विच एम्प्लॉयज वर्कर, ठीक है। ये हमारे पास अब देखें ये एग्जांपल थी, हमने क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड वो लिख दिया, बिल्डिंग रिलेशन लिख दिया, और ये दो हमने रूल इसमें डिजाइन कर दिए।
अब आप इसको हम इसी को लेके चल रहे हैं, अभी हम इसको टू द एंड ऑफ इसका फाइनल। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, ए वर्कर कैन हैव मैनी स्किल्स। अब हमने ये कहा है कि एक जो एम्प्लॉय है, जो एक वर्कर है, उसके पास बहुत सी स्किल्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग मटेरियल, ठीक है, रिक्विजिशंस, चेकिंग ड्राइंग एटसेट्रा। यानी वो आपका मटेरियल जो है प्रिपेयर कर सकता है, रिक्विजिशन तैयार कर सकता है, डिफरेंट ड्राइंग चेक कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो आपका वर्कर है वो कर सकता है कि ए वर्कर कैन हैव मैनी स्किल्स। एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग मटेरियल, रिक्विजिशन, चेकिंग ड्राइंग एटसेट्रा, बट he or she may only use a given skill on a particular project if that skill is required। यानी अब अभी देखेंगे यहाँ पे हमने जिसको डिफाइन किया है वो किस तरीके से डिफाइन किया है कि ए वर्कर कैन हैव मैनी स्किल्स, ठीक है, प्रिपेयर मटेरियल, उसमें रिक्विजिशन आ गई, चेकिंग ड्राइंग आ गई एटसेट्रा। लेकिन अब साथ ये कह रहे हैं कि बट ही और शी मे ओनली यूज अ गिवन स्किल। देखिए चीज़ें तो बहुत जाती हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक स्किल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, स्किल सेट, वर्कर स्किल्स एंड स्किल नीडेड प्रोजेक्ट स्किल्स। अब देखिए बड़ी क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ आपने इसको समझना है कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि वर्कर जो है वो स्किल्ड है और जो प्रोजेक्ट है वो आपकी स्किल्स है। मॉडल कैन बी विजुलाइज। अब हमने इसका मॉडल बना दिया, ठीक है। अब जितनी इनपुट्स थी, जितने रिलेशन से, उन तमाम को स्टडी किया, उनको पढ़ा, उसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेशन के बाद हम अपने एक मॉडल की तरफ जा रहे हैं। वो मॉडल क्या है, सिटी, प्रोजेक्ट, वर्कर और स्किल। हमारे फोर बेसिक जो आप कह लें कि यूनिट्स थे, आइटम्स थे। यानी सिटी है, शहर, उसका प्रोजेक्ट है, ठीक है, और प्रोजेक्ट में आपके स्किल्स हैं और स्किल में वर्कर है। अब आप ये देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये वर्कर आपके ये एम्प्लॉयज़ हैं। ये आप ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हमने जो उसके मॉडल बनाया है, ये हमने क्या यहाँ पे दिया, ये सारे के सारे आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ये आपके पास स्किल नीडेड है। ये जितने भी ये सारे के सारे, सॉरी, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके स्किल नीडेड है। जिनको स्किल्स की ज़रूरत है, जिनको स्किल चाहिए, ये आपके स्किल नीडेड है। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सिटी की तरफ मूव कर रहा है, ये आपकी लोकेशन है, ठीक है। और अब यहाँ से आप जो वर्कर है, ये आपका स्किल सेट है, ठीक है। ये वो आपका स्किल सेट है कि जिसको वो यूज़ कर रहा है, जिन स्किल की बेसिस के ऊपर वो इस स्किल को यूज़ कर रहा है, उनको यूज़ कर रहा है। और ये आपके पास जो सिटी है, ये आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल थी, ठीक है, कि जो आपकी रिलेशन एग्जांपल है, ठीक है। हमने अब ये जितनी चीज़ें आप यहाँ देखिए, हमने इस सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने ये इस तरह की आपके पेपर में आ सकती है कि अब आपको इस तरह की एक स्टेटमेंट दी जा सकती है, मिड टर्म में आ सकती है। इस स्टेटमेंट से आपको कहा जा सकता है कि आप इसको ड्रा करें, आप हमें ये मॉडल बना के दिखाएं, मॉडल विजुलाइज करें। तो इससे मिलती जुलती आपके एग्ज़ाम में आपको एग्जांपल आ सकती है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली आप इस मॉडल को अच्छी तरह समझें और देखें। अब हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट मॉडल होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इसके लिए ये एक मॉडल है, ठीक है, और मॉडल भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना, हर एक की लॉजिक डिफरेंट है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, फिर उसको माइनस करे, हर एक आंसर सेम आएगा, लेकिन लॉजिक हर एक की डिफरेंट हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो लॉजिक है वो डिफरेंट, लेकिन रिजल्ट शुड बी सेम, ठीक है। जो आपका रिजल्ट आएगा, जो फाइनल आपका आएगा रिजल्ट, वो सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन एग्जांपल है, ठीक है, ये एक बेसिक थी एग्जांपल कि आपके डिफरेंट रिलेशंस क्या होते हैं, वो लिंक किस तरह किए जाते हैं, वो इंटीग्रेट किस तरह किए जाते हैं, और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वीडीएम का। वीडीएम के
टू पार्ट्स हैं, एक बेसिक पार्ट है, एक इसका एडवांस पार्ट है, ठीक है। और हमें अगर टाइम मिला तो आज हम इसका एडवांस पार्ट ही पढ़ लेंगे, नहीं तो बेसिक पार्ट तो आज इंशाल्लाह हम अभी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वीडीएम। अब वीडीएम स्टैंड फॉर, वीडीएम क्या चीज़ है, ठीक है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, वीडीएम कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से की जा रही है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं। तो वीडीएम की जो एग्जैक्ट, पहले तो आप ये देख लें कि वीडीएम स्टैंड फॉर, तो वीडीएम आपका विनेट डेवलपमेंट मेथड है, ठीक है। ये जो आपका विनेट डेवलपमेंट मेथड है कि ये आपकी एक लैंग्वेज है, एक टूल है, हम जो इसमें यूज़ करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा सारा का सारा अभी हम डिस्कस करते हैं कि वीडीएम को कहाँ यूज़ करते हैं, विनेट डेवलपमेंट मेथड क्या है, इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। A formal specification language is the formal language used for expressing models of computing system. Such language typically provide support for abstraction and rigor, ठीक है। अब ये देखें कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि यूज फॉर एक्सप्रेसिंग मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स, यानी जो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उनको शो करने के लिए हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास टू टाइम्स है। नंबर वन, ये हमारे पास जनरल पर्पस है और ये हमारे पास एक है स्पेशल पर्पस। जो आपका जनरल पर्पस है, इसके अंदर क्या है कि इसमें वीडीएम, यानी जब आपने जनरलाइज एप्लीकेशन बनानी है, आपने जनरलाइज लैंग्वेज डिज़ाइन करनी है, तो आप ये देखें कि उसमें हम वीडीएम एसएल यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जी लैंग्वेज पढ़ी है, हम उसमें अपनी जी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें अपना RSZ मॉडल यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें Act1 यूज़ कर सकते हैं और हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हम अपनी जनरल पर्पस मॉडल में यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास स्पेशल पर्पस मॉडल है, हम इसमें यूज़ करते हैं CCS यूज़ करते हैं, CSP यूज़ करते हैं और रियल टाइम लॉजिक यूज़ करते हैं और ठीक है, और ड्यूनेटिक लॉजिक्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट लॉजिक्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए और हम ये यूज़ करते हैं अपने जनरल पर्पस के लिए, ठीक है जी। और ये यूज़ क्यों होती हैं, ये मॉडल को एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्यूटिंग सिस्टम के जो मॉडल होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज VDMSL जो है ये विनेट डेवलपमेंट मेथड है और ये स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज इज़ VDMSL। जो SL है ये आपकी SL स्टैंड फॉर स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज और VDM से क्या बनता है आपका विनेट डेवलपमेंट मेथड। तो ये आपके पास जो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है इससे हम इसको करते हैं, ये ISO स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज किया हुआ है, ठीक है। और ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ये अप्रूव्ड है और ये फुली फॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो यूज़ हो रही है ये एज ए फुली फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हो रही है। और इसमें आपके पास क्या है कि सपोर्ट टूल्स आर अवेलेबल, इसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं स्पोर्ट्स के लिए जो आपको हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। गुड रिकॉर्ड, इसके अलावा गुड रिकॉर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल यूजेज है, ठीक है, हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें सपोर्ट करती है फॉर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शनैलिटी, यानी जितनी भी आपके एब्स्ट्रैक्शंस हैं और डाटा की जितनी भी फंक्शनैलिटी है उन तमाम में ये लैंग्वेज सपोर्ट भी करती है और हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, वो बिल्ड मोर कम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन आउट ऑफ सिंपल वन यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटीज। हमने पहले भी थोड़े से देखे थे कि जो आपके लॉजिकल जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं
जो आपके कनेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें आप देखें, हम जब भी हम बात करेंगे नेगेशन की बात करेंगे तो हम इसमें अपना सिंबल यूज़ करेंगे नॉट का। जब भी आपकी बात होगी कि आपने किसी को निगेट करना है तो आपका सिंबल जो है वो नॉट का यूज़ होगा। कंजक्शन में आपका सिंबल यूज़ होगा एंड का। आप जब भी कंजक्शन की बात करते हैं तो आपका सिंबल यूज़ होगा एंड का। ये आपका डिस्जंक्शन है, ये जो सिंबल है डिस्जंक्शन का, ये सिंबल आपका है आर का। ये आपका इम्प्लीकेशन है इफ देन डॉट डॉट, और ये है आपके पास बाय इम्प्लीकेशन, यानी ये है इम्प्लीकेशन। इफ अगर ऐसा है तो देन ये कंडीशन यूज होगी, अगर इस तरह है तो ये कंडीशन यूज होगी, ठीक है। और ये आपके पास बाय इम्प्लीकेशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल है इफ एंड ओनली इफ। तो ये हमारे पास बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम इसमें जो है इसको यूज करेंगे अपनी डिफरेंट मीडियम के अंदर। अब बेसिक लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं, जो इसकी नेगेशंस है कि नेगेशन अलाउज अस टू स्टेट दैट द अपोजिट ऑफ सम लॉजिकल expression is true. Example, the temperature in the monitor mon is not rising mon। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो इसकी बेसिक जो इसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है और इसको जब हमने जब नेगेट किया है तो हम क्या बात कर रहे हैं कि नेगेशन के अंदर के अलाउज अस टू स्टेट that the opposite of some logical expression is true. Example, the temperature in the monitor mon is not rising mon। तो अब इसका जो आपका जो ट्रुथ टेबल बनेगा, वो जो ट्रुथ टेबल है फॉर द नेगेशन वो क्या है, ए नॉट ए। ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो देखिए, जब भी आपने किसी चीज़ को नेगेट करना है तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने उसको, अगर लाइट ऑन है तो लाइट को ऑफ कर देंगे, लाइट ऑफ है तो उसको ऑन कर देंगे। तो मतलब नेगेशन में आपके पास रिवर्स फंक्शन यूज़ होता है, और वो जो आपका रिवर्स फंक्शन है वो इसलिए यूज़ होता है कि वहाँ पे आप उसको नेगेट कर सकें, वहाँ पे आप उसको मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर थे कि हम इसको अपनी नेगेशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन क्या है कि डिसजंक्शन allows us to express alternatives that are not necessary exclusive, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास डिसजंक्शन है ये हमें एक्सप्रेस होता है अल्टरनेटिव दैट आर नॉट नेसेसरीली एक्सक्लूसिव, जो हमारा नेसेसरीली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि अवर लिमिट कॉलन मॉनिटर देन। अब आप देखें इस सिंबल को, अगर आपको याद नहीं है तो वापस आए या देखें सिंबल किसके है, और फिर ताकि अब सिंबल आपको पता होने चाहिए कि सारे के सारे सिंबल किसके हैं। और ये बूल मीन बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स, 1 and 0, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सिंबल किस लिए यूज हो रहा है, आर का। डिसजंक्शन है, कोई अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी भी ट्रू होगी। तो अब देखें ए और बी है और इसका तो ये ट्रू तो आंसर ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स तब भी ट्रू हो गया, यानी कोई एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। फॉल्स ट्रू तो फिर भी ट्रू हो गया, फॉल्स जब दोनों फॉल्स हुई है तो तब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई है, वरना सारी की सारी कंडीशन आपकी ट्रू थी। तो ए आर बी या ए डिसजंक्शन बी, वहाँ पे हम इसको इस मकसद का यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका डिसजंक्शन है वो आपके इसलिए यूज़ होता है। बेसिक लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हम अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें ऑपरेटर है वो हमारे पास कंजंक्शन का ऑपरेटर है। कंजंक्शन का जो ऑपरेटर है ये किस लिए यूज होता है, कंजंक्शन अलाउज अस टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट ऑल ऑफ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आर ट्रू। यानी ये जो हमारे पास सबसे जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि कंजंक्शन किस लिए यूज होता है, कंजंक्शन allows us to express the fact all of a collection of facts are true, वो सारे true हैं। Continually our limit all the readings in the sample exceeds 400C, यानी इसमें जितनी भी आपकी रीडिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपकी एक्सीड हो रही हैं वो क्या है, वो आपकी जो है 400C है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, कवर लिमिट कॉलन मॉनिटर
गोज टू बूल। देखिए अब यहाँ पे हम अपनी एक लिमिट की एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली अवर लिमिट ऑल द रीडिंग इन द सैंपल एक्सीड 400C। ठीक है जी, क्या कहते हैं हम, कवर लिमिट कॉलन मॉनिटर गोज बूल एंड कवर लिमिट m डॉट टेम्परेचर 1 ग्रेटर देन 400। हमने एक्सीड की बात की, एंड m डॉट टेम्परेचर 2 ग्रेटर देन 400 एंड m डॉट टेम्परेचर 3 ग्रेटर देन 400 एंड m डॉट टेम्परेचर 4 ग्रेटर देन 400 एंड m डॉट टेम्परेचर 5 ग्रेटर देन 4। तो अब आप ये देखेंगे ये हमारे पास a b था और ये a और b है, ट्रू 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 फॉल्स। अब आप ये देखें कि यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक्सीड की बात की है, तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अब ये देखें ये भी आपका कंजक्शन है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू, तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास फॉल्स फॉल्स, तो क्या गया, फॉल्स। तो हम इस तरीके से हम अपनी कंजक्शन ऑपरेटर को जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल है वो हमारे पास इम्प्लीकेशन का है, कि इम्प्लीकेशन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारे पास इम्प्लीकेशन का है। इम्प्लीकेशन अलाउज अस टू एक्सप्रेस फैक्ट्स which are only true under certain conditions if then। अब इसमें हमारे पास हम जब भी इसको यूज करेंगे तो हम अपनी certain conditions में यूज करेंगे। अगर ऐसा है तो then इस तरह हो जाए, अगर ऐसा है तो इस तरह हो जाए। ये हमारे पास certain conditions के ऊपर बेस कर रही है। ठीक है, अब वो जो हमारे पास certain conditions हैं वो conditions क्या हैं, हम क्या बात देखते हैं, इम्प्लीकेशन अलाउज अस टू एक्सप्रेस फैक्ट्स विच आर ओनली ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशन इफ देन। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव, एक इसका हमने बनाया है, इफ रीडिंग डू नॉट एक्सीड 400C बाय द मिडल ऑफ द सैंपल द रिएक्टर इज सेव। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी ना कि डू नॉट एक्सीड 400C बाय द मिडल ऑफ द सैंपल। अगर मिडल ऑफ सैंपल से इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करती तो हम क्या कहते हैं, द रिएक्टर इज सेफ। इफ रीडिंग्स एक्सीड 400C बाय द मिडल ऑफ द सैंपल तो हम क्या कहते हैं, द रिएक्टर इज स्टिल सेफ प्रोवाइडेड दैट रीडिंग एट द एंड ऑफ द सैंपल इज लेस देन 400C। यानी अब ये देखें कि यहाँ पे हम अगर ये कहते हैं कि if reading exceed 400C by the middle of the sample the reactor is still safe provided that the reading at the end of the sample is less than 400C। यानी अब हमने यहाँ पे अपनी रीडिंग बता दी है कि अगर रीडिंग हमारी एक्सीड होती है 400 से बाय द मिडल ऑफ द सैंपल द रिएक्टर इज सेफ। इफ रीडिंग exceed 400C by the middle of the sample the reactor is still safe provided that the reading at the end of the sample is less than 400C। और सेफ कॉलन मॉनिटर गोस बूल। अब ये हमारे पास एक बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर आ गया। अब आप देखें यहाँ पे ए बी और ए विच इम्प्लाइज बी। अब आप देखें ट्रू ट्रू आंसर ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब आप देखें यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज किया। देखें ये दोनों फॉल्स पे फॉल्स नहीं आया, ट्रू आ गया। ठीक है, क्यों, ये हमारी कंडीशन चेंज हुई है। तो इसलिए ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनकी जो यूटिलाइजेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो केस टू केस वेरी करती है। ठीक है, हर केस की नीड्स, हर केस की रिक्वायरमेंट्स डिफर करती हैं। ठीक है, दैट्स वाई आप देखें हमने जब कंजक्शन देखा तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स पे यहाँ फॉल्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ फॉल्स टू आपका फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स टू पे ट्रू आ रहा है। वाई? तो ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को आपने किस तरीके से लिंक करना है, इन कंडीशन को आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, यही वो रूल्स हैं, यही वो रेगुलेशंस हैं हम जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन में जो हम अपने रियल टाइम केसेस देखते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
बाय एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय इम्प्लीकेशन। अब जो नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, अब जो आपके पास बाय इम्प्लीकेशन है वो किस तरीके से है। बाय इम्प्लीकेशन अलाउज अस टू एक्सप्रेस इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ। अगर इफ एंड ओनली इफ इसमें अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, जो हमारे पास जो रूल बन रहा है, वो रूल क्या बन रहा है कि हम उस रूल में क्या चीज़ देख रहे हैं कि हम अपने ये कह रहे हैं कि बाय इम्प्लीकेशन अलाउज अस टू एक्सप्रेस इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ। ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन पे हम ये कह रहे हैं कि जो आपका अलार्म है, द अलार्म इज टू बी रेज्ड इफ एंड ओनली इफ द रिएक्टर इज नॉट सेफ। यानी अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि द अलार्म इज टू बी रेज्ड इफ एंड ओनली इफ द रिएक्टर इज नॉट सेफ। यानी जो आपका अलार्म है वो उस टाइम रेज होगा जब आपका रिएक्टर सेफ नहीं है। दिस कैन बी रिकॉर्डेड इज एन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, जो उसका टेक्निकल नेम है, वो हम क्या कह रहे हैं, वो हमारे पास इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। इनवेरिएंट जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से आती है और वो हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैं आपको बताता हूँ कि देखें इनवेरिएंट जो प्रॉपर्टी है उसके सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन है। जिस तरह हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बाय इम्प्लीकेशन अलाउज अस टू एक्सप्रेस इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ। अगर वो ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन, अगर ये भी होगा और वो भी होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। हमने कहा इफ एंड ओनली इफ, यानी हमें दोनों कंडीशन को ट्रू करना है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द अलार्म इज टू बी रेज्ड इफ एंड ओनली इफ द रीडर इज नॉट सेफ। यानी हम इसको ये कह रहे हैं कि जब तक आपका रीडर सेव नहीं है या ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो आपका अलार्म नहीं बजेगा। दिस कैन बी रिकॉर्डेड एज इन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अब हम इसको इनवेरिएंट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट दे रहे हैं। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या चीज़ है कि इसमें मॉनिटर, देन कॉलन टेम्परेचर, देन कॉलन सीक्वेंस ऑफ, जो आपने उस सीक्वेंस को एनालाइज करना है, उसको इनिशियलाइज करना है। और अब हमने अलार्म को दे दिया कॉलन बूल, ठीक है। अब INVM इज इक्वल टू लेंथ m डॉट टेम्परेचर इज 5 एंड ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब ये वो सिंबल है विच अप्लाइज एंड विच अप्लाइज, यार इफ एंड ओनली इफ, हम इसको ये भी कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये सिंबल हमने पीछे पढ़ा है। तो अब देखिए A इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल है A इफ एंड ओनली इफ B। अगर ऐसा और ऐसा हुआ तो, अगर दिस एंड दिस, तो ट्रू और ट्रू। आप देखें यहाँ दोनों कंडीशन आपके पास, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, इसका आंसर इन दोनों कंडीशन में आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये दोनों कंडीशन में आप क्या चीज़ देख रही हैं, या आपके पास ट्रू आ रहा है। अगर आप इसको ट्रू और फॉल्स देखते हैं तो फिर भी आपके पास इस कंडीशन में क्या आ रहा है, या वो इस कंडीशन में फॉल्स आ रहा है। देन फॉल्स एंड ट्रू, अगर एक कंडीशन आपकी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन आपके पास ट्रू है तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है जी। देन फॉल्स और फॉल्स है तो ये कंडीशन आपके पास किस पे बेस कर रही है, आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर से जो बाय इम्प्लीकेशन यूज होते हैं डिफरेंट मेथड की इक्विवेलेंस के लिए और इफ एंड ओनली इफ को चेक करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट आपके अलार्म्स हैं उनको रेस्ट हमने किया है और हमने इसके थ्रू एक अपना यूनिवर्सल टेबल डिज़ाइन किया है। और हम इसको इसके इसी तरह की हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं और भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्वांटिफायर्स का है, ठीक है, कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स को किस तरह यूज किया जाता है। फॉर लार्ज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज यूजिंग अ वेरिएबल मेक्स मोर सेंस देन डीलिंग विद ईच केस सेपरेटली। अब ये डेफिनेशन आप समझिए जरा, हम क्या बात कर रहे हैं। For large collections of value, using a variable makes more sense
देन डीलिंग विद ईच केस सेपरेटली, ठीक है, यानी हमने हर केस को सेपरेटली डिस्कस करना है, सेपरेटली रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि इंडेक्स m डॉट टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स इंडेक्स 1 to 5 ऑफ द सैंपल। अब हमने यहाँ पे जो अपना सैंपल रेशियो दे दिया है वो हमने 1-5 दे दिया है। द अवर लिमिट कंडीशन कैन देन बी एक्सप्रेस्ड मोर इकोनॉमिकली एज, यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास अवर लिमिट कंडीशन है, ठीक है, कैन देन बी एक्सप्रेस्ड more economically as exist I in set index m dot temperature and temperature I greater than 400, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। the continually our limit conditions can then be expressed using for all, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वांटिफायर थे, ठीक है। क्वांटिफायर जो है ये हमने अभी आपको यही बात बताई है कि जहाँ पे आपके पास लार्ज कलेक्शन वैल्यूज हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास वैल्यूज बहुत लार्ज है, इंटरप्राइज सेट है, ठीक है, आप उन वैल्यूज को क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जरूरत पेश आएगी क्वांटिफायर्स की। इसलिए हमने इसकी जो डेफिनेशन रखी है वो उस डेफिनेशन में हमने ये बात कर दी है कि फॉर लार्ज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज यूजिंग अ वेरिएबल मेक्स सेंस देन डीलिंग विद ईच केस सेपरेटली। हमें हर केस को सेपरेटली देखना है, सेपरेटली डिस्कस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी द कंटिन्यूली आवर लिमिट कंडीशन कैन देन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिफायर की एग्जांपल थी कि क्वांटिफायर किस तरह होते हैं और हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब क्वांटिफायर के अंदर हम देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्वांटिफायर के अंदर जो हमारी एग्जांपल्स है, क्वांटिफायर के अंदर क्या है, सिंटैक्स, ठीक है, फॉर ऑल, बाइंडिंग एंड प्रीडिकेट। अब आप ये देखें कि क्वांटिफायर के अंदर हमने यहाँ पे हमने जो बात की थी, यहाँ पे हमने फॉर ऑल की बात की थी, फॉर ऑल की बात की थी। तो ये जो फॉर ऑल है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सिंटैक्स, फॉर ऑल, बाइंडिंग एंड प्रीडिकेट। अब हमने प्रीडिकेट लॉजिक और प्रोपोजिशन हम लॉजिक पढ़ चुके हैं। तो बाइंडिंग एंड प्रीडिकेट को किया, एग्जिस्ट, बाइंडिंग एंड प्रीडिकेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, एक बाइंडिंग जो है वो फॉर ऑल बाइंडिंग है और एक जो बाइंडिंग है वो एग्जिस्ट की बाइंडिंग है। ये देयर आर टू डिफरेंट बाइंडिंग्स, ठीक है ना। फॉर ऑल बाइंडिंग कुछ और कहती है, एग्जिस्ट बाइंडिंग कुछ और कहती है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल बाइंडिंग एंड प्रीडिकेट, एग्जिस्ट बाइंडिंग एंड प्रीडिकेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, ये दो डिफरेंट टाइप्स की बाइंडिंग है। अब जो टाइप बाइंडिंग है जिसमें हम कहते हैं एग्जाम्पल x कोलन नेट। अब ये क्या है, x कोलन नेट और n सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब ये देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमने कर दिया x कोलन नेट कर दिया और दूसरा हमने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कर दिया। हम क्या कहते हैं, ए टाइप बाइंडिंग लेट्स द बाउंड वेरिएबल रेंज ओवर अ टाइप ए पॉसिबल इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अब ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, इस कंडीशन को आप अच्छी तरीके से देखें। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ए टाइप बाइंडिंग लेट्स द बाउंड वेरिएबल रेंज ओवर अ टाइप ए पॉसिबल इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं और इसको हमें टाइप बाइंडिंग है। सेट बाइंडिंग में अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो सेट बाइंडिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, आई इन सेट, ठीक है, INDSM x in set 1.20 is set binding lets the bound variable range offer a finite set of values। तो ये हमारे पास टू डिफरेंट बाइंडिंग्स आ गई। नंबर वन जो बाइंडिंग है वो टाइप बाइंडिंग आ गई और नंबर टू जो बाइंडिंग है वो सेट बाइंडिंग आ गई। टाइप बाइंडिंग की डेफिनेशन हमने बड़ी सिंपल की है, टाइप बाइंडिंग लेट्स द बाउंड वेरिएबल रेंज ओवर अ टाइप ए पॉसिबल इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट की, कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, यानी इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। जबकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेट बाइंडिंग लेट्स द बाउंड वेरिएबल रेंज ओवर अ फाइनाइट सेट। यहाँ पे हम अपनी फाइनाइट सेट की बात करते हैं। यानी टाइप बाइंडिंग में अगर आप की पॉइंट ध्यान में रखें कि टाइप बाइंडिंग और
इसके अंदर फाइनाइट सेट बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है, तो टाइप बाइंडिंग जो है वो आपके पास इनफाइनाइट जो है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, जबकि सेट बाइंडिंग जो है वो आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज है। ये आपका मेजर डिफरेंस है इनफाइनाइट और फाइनाइट के अंदर, कि इनफाइनाइट क्या है और फाइनाइट क्या है। ये आपका था जो क्वांटिफायर, कि इनफाइनाइट और फाइनाइट क्वांटिफायर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। अब इसकी दो टाइप्स थी, एक टाइप बाइंडिंग थी, एक सेट बाइंडिंग थी। टाइप बाइंडिंग हमने बेस कर लिया इनफाइनाइट के ऊपर और सेट बाइंडिंग को हमने बेस कर लिया फाइनाइट के ऊपर। देन आपके पास सेवरल, ठीक है, अब आपके पास जो इसमें जो होते हैं वैल्यूज मे बी बाउंड एट वंस बाय अ सिंगल क्वांटिफायर। हाँ, यानी अब इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि जिसमें हमें सिंगल क्वांटिफायर की भी जरूरत पेश आ सकती है। अब वो केसेस कौन से हैं, किन केसेस में हमें सिंगल क्वांटिफायर चाहिए, कहाँ पे हमने अपने सिंगल क्वांटिफायर जो है यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल x, y इन सेट ब्रेसेस 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 5, यानी ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी 5 तक गई हैं। और हम साथ क्या कह रहे हैं, एंड नॉट m डॉट टेम्परेचर। अब साथ हमने जो अपनी कंडीशन लगा दी है वो कंडीशन क्या है, हमने उस कंडीशन में ये कह दी है नॉट m डॉट टेम्परेचर x, ठीक है। यानी अब पहली कंडीशन तो हमने ये बता दी कि जो x और y है वो उसकी जो वैल्यूज होंगी वो इन बिटवीन 1 to 5 होंगी। ये मेरे पास पहली कंडीशन आ गई कि जो उसकी वैल्यूज है वो इन बिटवीन 1 to 5 होंगी। और दूसरी कंडीशन में क्या लगा दी कि एंड नॉट m डॉट टेम्परेचर x जो है इज इक्वल टू m डॉट टेम्परेचर y, कि अगर ये m डॉट टेम्परेचर x है तो ये किसके इक्वल आएगा, ये m टेम्परेचर y के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन भी हम इसमें लगा दी। वुड दिस, ठीक है, वुड दिस प्रेडिकेट बी ट्रू फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ m डॉट टेम। अब हमने ये यहाँ पे जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका डिजाइन हो रहा है, तो हम अब क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ क्वेश्चन कर हुआ है कि वुड दिस प्रेडिकेट बी ट्रू फॉर द फॉलोइंग वैल्यू। अब जो ये वैल्यूज हमने ली है m डॉट टेम्परेचर, इसके लिए ट्रू है। कौन सी वैल्यू है, इसमें वैल्यू है 320, 220, 105, 190 और 150। तो अब ये जितनी भी वैल्यूज है अब हमने ये देखनी है कि क्या जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं वो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं या वो वैल्यूज ट्रू है m डॉट टेम्परेचर के लिए, वो वैल्यूज ट्रू है कि नहीं है। अगर है तो किस तरह, नहीं है तो किस तरह नहीं है। ये यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है डिजाइन हो सकते हैं। देन हमारे पास कॉपिंग विद अनडिफाइंडनेस, ठीक है। अब ये क्या है कि सपोज, अब यहाँ पे एक ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक रियल टाइम एग्जाम्पल है कि सपोज सेंसर्स कैन फेल in such a way that they generate the value error instead of a valid temperature। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सेंसर्स हैं कैन फेल in such a way that they generate the value error instead of a valid temperature। वो valid टेम्परेचर के बजाय, ठीक है, एक वैल्यू एरर जनरेट कर रहे। इस इन दिस केस वी कैन नॉट मेक कंपैरिजन, लाइक हम अपने कंपैरिजन मेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एरर लेस देन 400। अब यहाँ पे हमने जो अपना एरर किया है ये लेस देन 400 किया है। द लॉजिक इज VDM इज इक्विप्ड विद फैसिलिटीज फॉर हैंडलिंग अनडिफाइंड एप्लीकेशंस of operators। Example, if division by 0 could occur, truth tables are extended to deal with the possibility that undefined values
कैन अकर, एग्जाम्पल ए और नॉट ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वैल्यूज आ रही हैं, एक हम क्या कह रहे हैं ए और नॉट ए, यानी ये उसको नेगेट कर रहा है, उसका रेसिप्रोकल है। हम क्या कहते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। ये जो स्टैटिक है ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द अनडिफाइंड वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हमारे पास डिफाइन नहीं है, जो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यूज है, ये स्टैटिक जो है ये उनको प्रेजेंट कर रहा है कि ये उनकी प्रेजेंटेशन है कि ये उस तरीके से आप इसको किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, सॉरी किधर गया, ये कि ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, हम जो अपनी यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। वो हम ये यहाँ पे हमने जो केसेस लिए हैं वो सारे के सारे अनडिफाइनस केसेस लिए हैं। ये वो केसेस हैं जो डिफाइनेबल नहीं है, जो हमने कहीं डिफाइन नहीं किए, ये हमने सारे के सारे वो केसेस आपने लिए हैं। नेक्स्ट, अब आप देखें कि डिसजंक्शन इन एलपीएफ, ये ए बी एंड ए और बी है। अब ये देखिए ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू, ये अनडिफाइनेबल है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड, देन आपके पास अनडिफाइंड ट्रू ट्रू, अनडिफाइंड फॉल्स, अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड। इफ वन डिस्टिंक्शन is true, we know that the whole disjunction is true। अगर एक true है तो दूसरी true है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या है, the whole disjunction is true regardless of whether the other disjunction is true, false or undefined। ये इसका की पॉइंट था कि या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। देन आपके पास कंजक्शन, अब ये आपके पास डिस्जंक्शन था, ये आपके पास नेक्स्ट कंजक्शन है। कंजक्शन में आप देखें ए बी एंड बी है, ट्रू ट्रू ट्रू, देन ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, देन ट्रू अनडिफाइंड अनडिफाइंड फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 अनडिफाइंड फॉल्स अनडिफाइंड ट्रू अनडिफाइंड अनडिफाइंड फॉल्स फॉल्स अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अब यहाँ पे क्या रूल है कि इफ वन कंजक्शन इज फॉल्स वी नो दैट द होल कंजक्शन इज फॉल्स regardless of whether the other distinction is true, false or undefined। तो ये हमारे पास जो VDM का है, ठीक है, लेक्चर जो है पार्ट 1 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह ताला जो VDM का पार्ट 2 एडवांस पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।